नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। और वक्त है दमदार 10 का, जिसमें सबसे पहले बात आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान के अयोध्या प्लान की। अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान की राम मंदिर पर हमले की साजिश फेल हो गई है, क्योंकि जिसके जरिए वहां पर अटैक करवाने वो जा रहे थे, उसे गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा गया। आईएसआईएस खुरासान के जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पहले वो जमात के संपर्क में आया, फिर वहां से वो दिल्ली और विशाखापट्टनम गया और फिर आईएसआईएस खुरासान के संपर्क में आया। आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान ने पहले उसका ब्रेन वॉश किया, फिर राम मंदिर पर हमला करने के लिए तैयार किया। इसके लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान, जिसे आईएसआईएस के भी कहा जाता है, उसने ट्रेनिंग भी दी। उसे बम बनाने से लेकर बाकी चीजों के बारे में सिखाया गया। फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान के हैंडलर्स ने उसे 2 हैंड ग्रेनेड दिए, जिसे लेकर वो अयोध्या जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही इसकी सूचना गुजरात एटीएस को मिल गई। फिर हरियाणा एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन में इसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो उन्होंने यहाँ के उसको पकड़ लिया। वो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था। पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई। हाँ, बम निरोधक दस्ता आया था यहाँ पे, और भी कई टीमें आई थी और उन्होंने फिर उसको अपने साथ वो ले गई। यहाँ पर काफी भीड़ जमा हुई थी, पुलिस फोर्स काफी आई हुई थी। और जिस आतंकी अब्दुल रहमान को 2 हैंड ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, वो अपना नाम बदलकर यहां पर रह रहा था। उसने अपना नाम यहां पर शंकर बताया था और जिस घर में रह रहा था वो घर टीन शेड का बना हुआ था और रोड के बेहद ही करीब है। यहीं पर उसने हैंड ग्रेनेड छुपा के रखा था। लेकिन सवाल उठता है कि अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला अब्दुल रहमान आतंकी बना कैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में आया, इसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल अब्दुल रहमान अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। उसका घर राम मंदिर से महज 36 किलोमीटर दूर है। बताया तो जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले वो गांव से अयोध्या शहर पहुंचा और अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में रहने वाले मौलाना उस्मान हजरत के संपर्क में आ गया। अब मौलाना के संपर्क में आने के बाद अब्दुल जमात के लिए भी जाने लगा। विशाखापट्टनम आने के बाद वो बार बार घर से जमात की बात कहकर जाता था। इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए वो आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान के संपर्क में आया, जहां उसे ब्रेन वॉश किया गया और राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची गई। आतंकी संगठन के कहने पर अब्दुल रहमान ने राम मंदिर और उसके आसपास की रेकी की थी। अब्दुल रहमान ने कई वीडियोस टेरर ग्रुप को भेजे भी थे। हालांकि अब्दुल रहमान के पिता, जो चिकन शॉप चलाते हैं, उसका कहना है कि पिछले साल जुलाई में अब्दुल रहमान मरकज के लिए दिल्ली गया था। इसके बाद वो वहां से विशाखापट्टनम गया। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस उसके घर आई थी। अब्दुल रहमान के पिता से जो हमारे साथ इस समय मौजूद है, आखिर ये बताइए कि कितने दिनों पहले वो ये घर से दिल्ली के लिए गए, क्या हुआ? यानी एक बार गवर है वही जून जुलाई में, नवंबर में 24 तारीख का आए हैं। उसके बाद आए के बाद फिर रक्षा चलावत रहे। हालांकि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो ज्यादा वजन कम कर नहीं पाते, तो यही बैटरी रक्षा चलावत थी ना। वो बीमार हुए थे, क्या हुआ था? उसके दिल में छेद था। उसका अहमदाबाद में ऑपरेशन। उस समय मोदी जी एक योजना चलाए हुए थे, उसी में योजना में हम जुड़े थे, तो जिसमें हम सहूलत में हमारा ऑपरेशन हो गया था। इस समय आपका लड़का कहाँ है? ये हमको नहीं जानकारी है। कुछ बता के आपको निकले थे? नहीं, कुछ खाली इतना बोल रहे हम दिल्ली मरकज जा रहा हूँ, अच्छा, हम परसों आ जाएंगे, बस। और कुछ भी नहीं पता हमको। क्या इससे पहले भी दिल्ली गए थे? जी, एक बार गए थे इससे पहले। तो वो कब गए थे, कितने दिन पहले? यानी गए थे वो जुलाई में गए थे और नवंबर में आए थे 24 तारीख को। तो इनके साथ में कई लोग गए थे फैजाबाद से। अच्छा। तो ये फैजाबाद में दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर गए थे विशाखापट्टनम। अच्छा। विशाखापट्टनम से फिर आए दिल्ली, फिर गए थे पंजाब। फिर पंजाब से जब उनका 4 महीना हो गया तो सीधा घर पे चले आए। तो घर पे आए, अपना रोजा नमाज करते थे और कुछ भी नहीं करते, या तो रिक्शा चलाते थे या हमारे साथ थोड़ा सा हमारी मदद करते थे। आप क्या करते थे? जी, हम यहाँ पे चिकन बेचते हैं। अच्छा। अपने दरवाजे पर। अच्छा।
और तो पुलिस जब आपके यहाँ आई क्या कही आपसे, कहाँ लेकर गई? हमको कुछ इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं, ना हमको बताए कोई चीज़। खाली बोले हमको इंक्वायरी चल रही है भाई, तुम्हारा लड़का कहाँ गया? मैं बोला भाई दिल्ली गया है, और हमको कुछ भी नहीं बताया क्या हुआ है क्या नहीं। हम बार बार पुलिस टीम घर पे भी आई थी? जी रात में आई थी, अच्छा पूरा जांच पड़ताल की, जो भी उनके लायक था वो लेकर गई यहाँ से, बरामद जो भी हुआ उनके कबाड़ में से। जी। अब आतंकी अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने के बाद गुजरात पुलिस अपने साथ अहमदाबाद ले गई है। उसे कोर्ट ने 10 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात एटीएस को सौंपा है। अब्दुल रहमान खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान से जुड़ा हुआ है। आईएसआईएस खुरासान, जिसे आईएसआईएस के भी कहा जाता है, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस का ही हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है। इसके आतंकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव हैं। इस आतंकी संगठन के बाद 4000 से ज्यादा लड़ाके हैं और अब तक दर्जनों आतंकी हमलों में अंजाम दे चुके हैं इसके लड़ाके, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस आतंकी संगठन का मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद से जो भी शरिया कानून तोड़ता है उसे कठोर सजा भी दिया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, इस पूरे मामले में जिस तरह से ज्वाइंट काम किया गया, चाहे वो हरियाणा की टीम हो या फिर गुजरात की टीम हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस टीम है वो इस पूरे मामले में किस तरह से आगे बढ़ी है, तफ्तीश कर रही है? पूरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और वो भी अयोध्या में राम मंदिर से। राम मंदिर में आखिर अब्दुल रहमान क्या करना चाहता था, क्योंकि 10 दिन की रिमांड मिली है, गुजरात ले गई है एटीएस, लेकिन लखनऊ जो यूपी पुलिस है या यूपी एटीएस है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी टीम्स जाएंगी गुजरात और अब्दुल रहमान से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब्दुल रहमान अयोध्या में राम मंदिर में क्या करना चाह रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल रहमान 4-5 बार राम मंदिर जाके रेकी भी कर चुका था, तो वो क्या रेकी कर रहा था, किस तरह का क्या प्लान था। और सबसे बड़ी बात की, क्योंकि अगर कोई प्लान था तो अकेला तो अब्दुल रहमान नहीं होगा, पूरा एक ग्रुप होगा, कुछ और लड़के होंगे, क्योंकि ये 19 साल का है। तो किस तरह से ब्रेन वॉश करके आतंकी घटनाओं में जोड़ने की कोशिश, जो भारत में कम उम्र के लड़के हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सब पता किया जाएगा। और ऐसा लगता है पुलिस से जो हमारी बात हुई है कि कोई बड़ा इसके पीछे भारत में भी कोई है जो इस तरह से लड़कों को जोड़ के संगठन खड़ा करना चाहता है, जिससे कोई बड़े आतंकी हमले हो सके। तो अब ये 10 दिन में जो पूछताछ होगी उससे लगता है कि बहुत सारे जो राज हैं वो खुलेंगे और पता चलेगा कि आखिर कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो भारत में खासतौर से राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। आमिर जी, तो बिल्कुल अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस पूरे मामले पर गहनता से छानबीन करेगी, ताकि यह समझ में आ सके कि आखिरकार अयोध्या में रहने वाला एक व्यक्ति किस तरह से आतंकी संगठन के संपर्क में आया और क्या उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीड़ के सरपंच मर्डर केस में राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस केस में चार्जशीट दायर होने के बाद धनंजय मुंडे आज इस्तीफा दे सकते हैं। कल देर रात इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इस दौरान धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर चर्चा की गई। धनंजय मुंडे अजित पवार की पार्टी एनसीपी के कोटे से मंत्री है। बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर के बाद विपक्ष उन पर इस्तीफे का लगातार दबाव बनाए हुए था। इस मामले का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है और अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष की मांग नहीं मानी थी, लेकिन अब सीआईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद सरकार के लिए धनंजय मुंडे का बचाव करना मुश्किल हो गया है। इस चार्जशीट में सरपंच के मर्डर और उसके साथ बर्बरता के वीडियो और तस्वीर भी दायर की गई है। चार्जशीट के मुताबिक मर्डर केस के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी कार्यकर्ता हैं। बीड सरपंच मर्डर के मामले की जांच सीआईडी कर रही है और सीआईडी ने अपनी चार्जशीट बीड की अदालत में दायर कर दी है। इस चार्जशीट के साथ साथ सीआईडी ने कुछ वीडियो और फोटोग्राफ भी दायर किए हैं। इन तस्वीरों और वीडियो को आरोपियों ने सरपंच संतोष देशमुख के साथ बर्बरता के दौरान खुद बनाया था। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सरपंच को पहले निर्वस्त्र किया गया, फिर उनकी बेरहमी से पिटाई हुई और एक तस्वीर में तो दिखता है कि सरपंच को अधमरा करने के बाद एक आरोपी सुदर्शन घुले ने उन पर पेशाब भी किया। इस मामले में वाल्मीकि कराड समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
अब धनंजय मुंडे इस वक्त सातपुड़ा स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं और सूत्रों के मुताबिक वो किसी भी वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। धनंजय मुंडे के मुद्दे पर विपक्ष काफी हमलावर हो गया है। शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि जब तक धनंजय मुंडे इस्तीफा नहीं देते हैं हम विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। आप लगातार पिछले 2 महीने से इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन अब तक धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं हुआ है। आज अब चूंकि तस्वीरें सामने आई तो क्या इसके आगे आप लोग सदन आज चलने देंगे इस मुद्दे के ऊपर? कोई भी कुछ चलने नहीं दे सकता, हम सदन चलाने नहीं देंगे। लोग भी अगर आप महाराष्ट्र के देखें वो भी बहुत गुस्सा में है, क्योंकि कल के जो फोटो देखे तो कोई भी व्यक्ति इमोशनल होगा, गुस्सा होगा, इस तरीके के वो फोटो है कि धनंजय जो मुंडे है कि वो सबके दोस्त है। और दूसरी बात, वो जो कराड़ है, जो मेन आरोपी है, वो धनंजय मुंडे का एकदम खासम खास है। उसका बिजनेस देखता है, उसके बहुत सारे अलग अलग जो भी कारनामे वो भी वो देखता है। तो वो होने के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि कराड़ को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आप सत्ता में हो, उसके खास दोस्त हो, तो आपका इम्पैक्ट इन्वेस्टिगेशन में तो डेफिनेटली आएगा। तो हमारा पहले से ही कहना था कि ये होना चाहिए, लेकिन सरकार को एक घमंड है कि उनको जब मैंडेट है, जिस तरीके के आमदार उनके चुन के आए कि उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, ऐसा सरकार को वहां पे लग रहा है। लेकिन अभी लोगों ने चीजों को हाथ में लिया है, लोग चुप नहीं बैठेंगे और हम सदन चलाने नहीं देंगे। कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि धनंजय मुंडे अब तो कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, लेकिन धनंजय मुंडे की तरफ से अब तो कोई बयान नहीं आया। अरे नैतिकता तो चाहिए ना उसके पास, वो पहले ही होना चाहिए था। अगर आप देखो आर राबा ने इस्तीफा दिया था, दादा ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो चीजें बहुत अलग थी। वहाँ पे सिविल विषय थे या एक आध स्टेटमेंट दिया गया था। यहाँ पे तो मर्डर हुआ है और डायरेक्ट एलिगेशन है, तो नैतिकता आपको दिखानी चाहिए और आप राजीनामा देना चाहिए। तो यहां पर नैतिकता की बात हो रही है और उसी के मुद्दे पर बताया जा रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दिनेश मौर्य मुंबई से और समीर भीसे इस वक्त धनंजय मुंडे के घर पर मौजूद हैं। समीर, धनंजय मुंडे की ओर से क्या कोई बयान आया है? अभी तक कोई भी बयान धनंजय मुंडे की ओर से नहीं आया है। इस वक्त हम धनंजय मुंडे का जो सरकारी निवास स्थान है सातपुड़ा, उसके ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है। अमित, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही धनंजय मुंडे किसी से भी नहीं मिल रहे। उनको मिलने के लिए काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन सभी को मुलाकात जो है वो नकार दी गई है, किसी से भी वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी सूत्रों की ओर से मिल रही है अमित, कि किसी भी वक्त वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो सागर निवास स्थान है वहां पर जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये अभी की खबर है। और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम बना है और हम जो पहली जानकारी की चार्जशीट जिस तरह से दाखिल हुई है उसमें वाल्मीकि कराड़ जो धनंजय मुंडे का बेहद करीबी और खासम खास है, वो इस पूरे हत्या मामले में आरोपी वाल्मीकि कराड़ जो कि आरोपी है, जो गिरफ्तार हो चुका है और वो बहुत करीबी है धनंजय मुंडे के, और यही वजह है कि जो विपक्ष है लगातार दबाव बना रहा है। दिनेश, क्या सिर्फ विपक्ष का दबाव था या फिर अजितदादा पवार की ओर से भी दबाव आया होगा जिसके बाद माने हैं? देखिए, पूरा शुरुआत के 2 महीने में तो जरूर पार्टी की ओर से, अजित पवार की पार्टी की ओर से प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से धनंजय मुंडे इस पूरे मामले में इस्तीफा न दे। लगातार दबाव बनाने का प्रयास भीड़ की जनता की तरफ से हो रहा था, विपक्ष कर रहा था, लेकिन तब पुख्ता सबूत नहीं थे। और लेकिन अब जब चार्जशीट फाइल हुई और जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये पूरा मामला जो है और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। और जिस बेरहमी से हत्या की गई तो उसके बाद अब तो कम से कम नैतिकता के आधार पर धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। ये न सिर्फ विपक्ष का कहना है बल्कि सत्ता पक्ष में भी, चाहे शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, उनको भी अब लग रहा है कि इसे धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही धनंजय मुंडे बाहर निकलते हैं और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होती है उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर इसमें कुछ और राजनीति बची हुई है। आप दोनों नजर बनाए रखें इस खबर पर। और महाराष्ट्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जिस पर आज विधानसभा में हंगामा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम पर महाराष्ट्र में घमासान मचा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। शिंदे के कड़े रुख के बाद अब उनकी पार्टी के सांसद नरेश महस्के थाने में अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली है और साथ ही मुंबई में भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अबू आजमी के खिलाफ आक्रामक है, लेकिन अबू आजमी अपने बयान पर अभी तक कायम है।
दरअसल अबू आजमी ने अपने औरंगजेब प्रेम में ऐसा कुछ कहा कि सभी दलों के निशाने पर वो आगे हैं। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं थे, उसने तो हिंदू मंदिर बनवाए, उसके ही राज में देश में सोने की चिड़िया बना। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर नहीं, इंसाफ पसंद था, उसने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, इसीलिए औरंगजेब को बदनाम करना ठीक नहीं है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं। और अबू आजमी ने यह अपना बयान विधानसभा के बाहर दिया। उनका बयान सामने आते ही महाराष्ट्र के सियासत में पारा हाई हो गया। अब शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग की तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ बर्बरता करने वाले को हीरो बताना उन्हें मंजूर नहीं है। अबू आजमी अपने बयान के लिए माफी मांगे और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। और एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद नरेश महस के अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब एफआईआर में अबू आजमी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 302 और 356 लगाई गई है। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अबू आजमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वो अपने बयान पर अब भी कायम है। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? और महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताजा विवाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद शुरू हुआ। हेमंता ने औरंगजेब के बहाने विपक्षी नेताओं पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। हेमंता ने कहा था कि इन नेताओं को याद रखना चाहिए कि औरंगजेब ने भी कहा था कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देगा, लेकिन औरंगजेब खुद खत्म हो गया। हिंदुत्व की पताका आज भी लहरा रही है। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा,
हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा।